वोकैब भैया में आपका स्वागत है। वोकैब हुई अब और आसान। बिल्कुल, आज की इस चर्चा में हम सब मिलकर सीखेंगे अंग्रेजी के कुछ नए मजेदार शब्द। हाँ, और आज हमारे पास है पूरे 10 शब्द। 10 शब्द हम जानेंगे उनके अंग्रेजी और हिंदी मतलब, और हाँ, सिनोनिम्स भी देखेंगे। बिल्कुल, और साथ में उदाहरण वाक्य भी होंगे ताकि समझ आ जाए कि इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। और सबसे मजेदार बात कि आखिर में इन सारे शब्दों को लेकर एक कहानी भी है। हाँ, तो बातचीत एकदम हल्की फुल्की रहेगी, जैसे दो दोस्त बातें कर रहे हो। सही कहा, कोई टेंशन नहीं, बस आराम से सीखेंगे। तो क्या कहते हैं, करें शुरू? एकदम तैयार। चलिए पहला शब्द देखते हैं। तो आज का हमारा पहला शब्द है वेन। स्पेलिंग है WANE, वेन। सुनने में कैसा है ये? वेन। हाँ, इसका अंग्रेजी में मतलब है टू डिक्रीज इन पावर, इंटेंसिटी और साइज। अच्छा, यानी किसी चीज की ताकत या उसकी तेजी या उसका आकार वो कम हो जाए। हिंदी में कह सकते हैं घटना या कम होना। घटना या कम होना, जैसे मान लीजिए किसी चीज में हमारी दिलचस्पी कम होने लगे, उसके लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा सोचा। इसके सिनोनिम्स भी कुछ वैसे ही हैं। डिमिनिश, डिक्लाइन, फेड, रिड्यूस। मतलब सबका वही है, कम होना, घटना, धुंधला पड़ना। अच्छा, जैसे वो कहता है ना वेनिंग मून, वो अमावस्या वाला चांद। एकदम सही पकड़ा। बिल्कुल, उदाहरण से शायद और साफ हो जाए। हाँ, बताइए। पहला वाक्य, His strength began to wane after the long journey। यानी लंबी यात्रा के बाद उसकी ताकत कम होने लगी थी। बिल्कुल। और दूसरा, Public interest in the new policy started to wane within a few months। मतलब नई पॉलिसी में लोगों की रुचि कुछ ही महीनों में घटने लगी। समझ गया। वेन मतलब धीरे धीरे कम होना। सही। तो अब दूसरे शब्द पर चलते हैं। हाँ जरूर। ठीक है, अब हम अपने दूसरे शब्द पर है। ये है बेरेट। BERATE। बेरेट? ये सुनने में थोड़ा भारी लग रहा है। मतलब डांटना जैसा कुछ? हाँ बिल्कुल, इसका अंग्रेजी मतलब है टू स्कोल्ड और क्रिटिसाइज समवन एंग्रीली। एंग्रीली, गुस्से में। हाँ, हिंदी में मतलब हुआ किसी को बहुत गुस्से में डांटना या बुरी तरह फटकारना। ये कोई हल्की डांट नहीं है। हो, मतलब किसी की ठीक ठाक क्लास लगा देना गुस्से में। हाँ, कह सकते हैं। इसके सिनोनिम्स है स्कोल्ड, रिब्यूक, रिप्रोच, रिप्रोच। अच्छा, स्कोल्ड, रिब्यूक। हाँ, सब में वो नाराजगी और आलोचना वाला भाव है। मतलब ये सिर्फ डांटना नहीं है, बल्कि ज्यादा जोरदार फटकार है। वाक्य में कैसे यूज होगा? हाँ, उदाहरण देखिए। द मैनेजर berated the employee loudly in front of everyone for the mistake। अरे बाप रे, मतलब मैनेजर ने गलती के लिए कर्मचारी को सबके सामने जोर से फटकार लगाई। हाँ, और दूसरा, he often berates himself for not working harder। अच्छा, वो खुद को ही कोसता है ज्यादा मेहनत ना करने के लिए। समझ गया। तो बिरेट मतलब गुस्से वाली डांट। बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा शब्द। ठीक है, अब हम अपने तीसरे शब्द पर हैं जी। ये शब्द है RIND, रिंड। RIND, रिंड। रिंड। ये शायद सुना है मैंने, फल वगैरह से जुड़ा है, संतरा। हाँ, काफी पास है। रिंड का अंग्रेजी अर्थ है द टफ आउटर स्किन ऑफ फ्रूट और चीज। अच्छा, टफ आउटर स्किन। हाँ, यानी फल का या कुछ तरह के चीज का जो सख्त बाहरी छिलका या परत होती है ना, उसे रिंड कहते हैं। तो जैसे तरबूज का हरा वाला छिलका या नींबू का पीला वाला। बिल्कुल। और कुछ चीज मतलब पनीर, उसके ऊपर भी एक मोटी थोड़ी सख्त परत होती है, वो भी रिंड है। ओके, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? पील जैसा। हाँ, पील हो सकता है, स्किन, कवरिंग, हस्क, ये सब बाहरी परत के लिए ही है। ठीक है, एक वाक्य में इस्तेमाल, जैसे डोंट थ्रो अवे द लेमन राइंड, वी कैन यूज इट फॉर फ्लेवरिंग। अच्छा, नींबू का छिलका फेंको मत, फ्लेवर के लिए काम आ सकता है। सही है। और एक और, he cut off the hard rind of the aged cheese before serving it। उसने पुरानी चीज का सख्त छिलका काट दिया परोसने से पहले। तो रिंद मतलब फल या चीज का बाहरी सख्त छिलका। ठीक है, चौथा शब्द। बिल्कुल। ठीक है, अब हम अपने चौथे शब्द पर है, और ये शब्द है रेजिलिएंट। RESILIENT, रेजिलिएंट। रेजिलिएंट, हाँ, ये शब्द तो काफी सुना है आजकल, पर इसका ठीक मतलब क्या है? हाँ, ये बहुत जरूरी शब्द है। अंग्रेजी में मतलब है एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टी, टफ। रिकवर क्विकली। हाँ, हिंदी में मतलब हुआ लचीला, या वो जो मुश्किलों से, परेशानियों से जल्दी उबर जाए, जो आसानी से हार ना माने। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। मतलब मुश्किल में भी टिके रहना और फिर वापस ठीक हो जाना।
इसके सिनोनिम्स? इसके पर्यायवाची हैं स्ट्रॉन्ग, टफ, अडेप्टेबल, हार्डी। स्ट्रॉन्ग, टफ, हाँ, सब मजबूती वाले शब्द हैं। हाँ, जो वापसी करने की क्षमता दिखाते हैं। सही में ये तो मतलब हिम्मत और मजबूती दिखाता है। कोई उदाहरण है इसका? बच्चे अक्सर नए माहौल में ढलने में गजब के रेजिलिएंट होते हैं। बिल्कुल। और एक और? Despite the setbacks, the small business remained resilient and eventually thrived. मतलब मुश्किलों के बाद भी छोटा बिजनेस रेजिलिएंट रहा, टिका रहा और आखिर में चल निकला। बहुत बढ़िया। तो रेजिलिएंट मतलब जो गिरे पर फिर उठ जाए। अच्छा शब्द है। बहुत। आगे क्या है, पांचवा? हाँ जी, ठीक है। अब हम अपने पांचवें शब्द पर हैं। ये शब्द है सपल, SUPPLE, सपल। सपल। ये सुनने में थोड़ा नरम सा लग रहा है। क्या ये भी लचीला है, रेजिलिएंट जैसा? हाँ, लचीला तो है, पर थोड़ा अलग है। सपल का अंग्रेजी अर्थ है बेंडिंग एंड मूविंग इजीली एंड ग्रेसफुली, फ्लेक्सिबल। अच्छा, बेंडिंग इजीली। हाँ, हिंदी में कहेंगे लचीला, कोमल, नम्य। ये अक्सर शारीरिक लचीलेपन के लिए इस्तेमाल होता है या किसी चीज के नरम होने और आसानी से मुड़ने के लिए। अच्छा, तो रेजिलिएंट हुआ मुश्किल से उभरने वाला लचीलापन, और सपल हुआ शारीरिक या चीजों का लचीलापन, जैसे कोई डांसर। बिल्कुल सही समझा, एकदम। इसके सिनोनिम्स भी देख लो, फ्लेक्सिबल, प्लायंट, लिम्बर, ग्रेसफुल। फ्लेक्सिबल, प्लायंट। वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? उदाहरण देखो, रेगुलर स्ट्रेचिंग कीप्स द मसल्स सपल एंड प्रिवेंट्स इंजरीज। कि रोज स्ट्रेचिंग करने से मांसपेशियां सपल रहती हैं, लचीली रहती हैं और चोट नहीं लगती। बिल्कुल। और दूसरा, द ओल्ड लेदर ऑफ द बुक कवर वाज स्टिल सरप्राइजिंगली सपल। अच्छा, किताब के कवर का पुराना चमड़ा भी अभी तक काफी सपल था, नरम और लचीला। ठीक है। तो सपल मतलब शारीरिक या वस्तु का लचीलापन। ओके, आधे रास्ते आ गए। छठा शब्द। हाँ जी, ठीक है। अब हम अपने छठे शब्द पर हैं। ये शब्द है फॉली, FOLLY, फॉली। फॉली। ये थोड़ा फूल जैसा नहीं लग रहा, मूर्खता। एकदम सही। फॉली का अंग्रेजी अर्थ है लैक ऑफ गुड सेंस, फुलिशनेस। हाँ, यानी समझदारी की कमी, मूर्खता, नादानी या कोई बेवकूफी भरा काम या फैसला। अच्छा, तो कोई ऐसा काम जो बेवकूफी का हो उसे फॉली कहेंगे। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? इसके पर्यायवाची हैं स्टुपिडिटी, फूलिशनेस, मैडनेस, नॉनसेंस। स्टुपिडिटी, फूलिशनेस, हाँ, सब बेवकूफी वाले शब्द हैं। मतलब बिना सोचे समझे कुछ कर देना। हाँ। उदाहरण? हाँ, जैसे इट वॉज sheer folly to drive so fast on a foggy night. मतलब धुंध वाली रात में इतनी तेज गाड़ी चलाना तो पक्का फॉली थी, मूर्खता थी। सही। एक और, investing all his savings in that risky venture turned out to be an act of folly. अपनी सारी बचत उस जोखिम वाले काम में लगा देना एक फॉली का काम साबित हुआ। तो फॉली मतलब बेवकूफी। ठीक है, अब सातवां। चलिए सातवें पर। ठीक है, अब हम अपने सातवें शब्द पर हैं। ये है शव, SHOVE। शव। शव। शव, ये पुश जैसा है, धक्का देना। हाँ, बिल्कुल। शव का अंग्रेजी अर्थ है पुश समवन और समथिंग रफली। रफली। हाँ, यानी किसी को या किसी चीज को जोर से या थोड़ा बेरुखी से धक्का देना। इसमें पुश से ज्यादा फोर्स है। अच्छा, तो ये हल्के से धकेलना नहीं है बल्कि जोर से धक्का देना या धक्का मुक्की करना। हाँ, बिल्कुल। इसमें जोर और थोड़ी अकड़ाहट है। सिनोनिम्स हैं पुश, थ्रस्ट, जॉसल, प्रोपेल। जॉसल, धक्का मुक्की, समझ गया, जैसे भीड़ में होता है। वाक्य में कैसे? उदाहरण देखो, he impatiently shoved the papers aside to find his keys. उसने जल्दी में कागजों को एक तरफ शव कर दिया, धक्का दे दिया चाबियां ढूंढने के लिए। हाँ, और someone in the queue shoved me from behind. लाइन में किसी ने मुझे पीछे से शव किया, धक्का दिया। शव मतलब जोर से धक्का देना। ठीक है, आठवां शब्द। बिल्कुल। ठीक है, अब हम अपने आठवें शब्द पर हैं। ये शब्द है bereft, BEREFT, bereft। बेरेफ्ट। ये सुनने में थोड़ा दुख, थोड़ी कमी जैसा लग रहा है। क्या मैं सही हूं? हाँ, काफी हद तक सही है। बेरेफ्ट का अंग्रेजी अर्थ है डिप्राइव्ड ऑफ और लैकिंग समथिंग, स्पेशली अ नॉन मटेरियल एसेट। डिप्राइव्ड ऑफ, लैकिंग। हाँ, हिंदी में मतलब हुआ किसी चीज से वंचित होना,
रहित होना या किसी चीज की बहुत गहरी कमी महसूस करना। अक्सर ये किसी एहसास या भावना की कमी के लिए होता है। अच्छा, जैसे उम्मीद की कमी या खुशी की। इसके सिनोनिम्स? इसके पर्यायवाची हैं डिप्राइव्ड, लैकिंग, विदाउट, डिवॉइड, स्ट्रिप्ड ऑफ। मतलब किसी चीज से बिल्कुल खाली हो जाना। उदाहरण से और साफ होगा। हाँ, देखो। आफ्टर हिज फ्रेंड मूव्ड अवे ही फेल्ट कंप्लीटली bereft ऑफ कंपेनियनशिप। उसके दोस्त के जाने के बाद उसे बिल्कुल bereft महसूस हुआ, साथ का अभाव। और एक The landscape seemed bereft of color in the harsh winter light. कि सर्दियों की रोशनी में पूरा नजारा bereft ऑफ कलर लग रहा था, बेरंग लग रहा था। गहरा शब्द है ये। bereft माने वंचित होना। अब नौवा। जरूर। ठीक है, अब हम अपने 9वें शब्द पर है। ये है sordid। SORDID, sordid। Sordid? ये सुनने में ठीक नहीं लग रहा। नेगेटिव है क्या? हाँ बिल्कुल, ये एक नेगेटिव शब्द है। इसका अंग्रेजी अर्थ है इन्वॉल्विंग immoral और dishonorable actions and motives। या फिर dirty और squalid? immoral, dishonorable मतलब नैतिक रूप से गलत। हाँ, हिंदी में मतलब हुआ गंदा, नीच, घिनौना, घटिया या नैतिक रूप से बहुत गिरा हुआ। ओहो, मतलब काफी बुरा। ये सिर्फ गंदगी के लिए है या बुरे कामों के लिए भी? दोनों के लिए हो सकता है, पर ज्यादातर नैतिक गंदगी, बेईमानी, घटिया कामों के लिए इस्तेमाल होता है। सिनोनिम्स हैं filthy, vile, sleazy, corrupt, degraded। फिल्थी, वाइल, बापरे, मतलब कोई ऐसी बात या काम जो बहुत ही बुरा और शर्मनाक हो। उदाहरण? बिल्कुल, जैसे The newspapers revealed the sordid details of the scandal। अखबारों ने स्कैंडल की sordid डिटेल्स मतलब घिनौनी बातें बताई। हाँ, और He wanted to escape the sordid reality of his life in the slums। वो अपनी झुग्गी वाली जिंदगी की sordid सच्चाई से, गंदी हकीकत से भागना चाहता था। समझ गया। sordid मतलब गंदा, नीच, घटिया। अब आखिरी शब्द, 10वां। हाँ, 10वां और आखिरी। ठीक है, अब हम अपने 10वें और आखिरी शब्द पर हैं। ये है rampant, RAMPANT, rampant। Rampant, ये कैसा शब्द है? फैलने जैसा कुछ है क्या इसमें? सही पकड़ा। rampant का अंग्रेजी अर्थ है especially of something unwelcome or unpleasant, flourishing or spreading unchecked। Spreading unchecked, बिना रोक टोक के फैलना। हाँ, किसी चीज का, खासकर किसी बुरी चीज का अनियंत्रित रूप से तेजी से फैलना या बढ़ना। हिंदी में कहेंगे अनियंत्रित, बेलगाम, तेजी से फैलता हुआ। अच्छा, तो कोई बुरी चीज जो काबू से बाहर होकर फैल रही हो, जैसे कोई बीमारी या अफवाह। बिल्कुल, अक्सर भ्रष्टाचार, बीमारी, अपराध, इन सब के अनियंत्रित फैलाव के लिए ये यूज होता है। सिनोनिम्स है वाइडस्प्रेड, अनकंट्रोल्ड, हाँ। अनचेक्ड, एक्सेसिव, अनरिस्ट्रेन्ड। वाइडस्प्रेड, अनकंट्रोल्ड। उदाहरण? हाँ, जैसे rumors were rampant that the company was going bankrupt। अफवाहें रैम्पेंट थी, मतलब तेजी से फैल रही थी कि कंपनी दिवालिया हो रही है। बिल्कुल। और disease becomes rampant in areas with poor sanitation। खराब सफाई वाली जगहों पर बीमारी रैम्पेंट हो जाती है, अनियंत्रित रूप से फैल जाती है। समझ गया। रैम्पेंट मतलब किसी बुरी चीज का तेजी से बिना रोक टोक के फैलना। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज के 10 शब्द। मजा आया? बिल्कुल। vain, berate, rind, resilient, supple, folly, shove, bereft, sordid और rampant। और जैसा वादा था। हाँ, कहानी। बिल्कुल। अब इन सभी शब्दों को लेकर एक कहानी सुनने का समय है। अरे वाह, मैं तो इंतजार ही कर रहा था। सुनाइए, क्या कहानी है? तो सुनिए। एक छोटा सा राज्य था, कभी बहुत खुशहाल हुआ करता था। बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे वहां की जो समृद्धि थी वो वेन होने लगी, मतलब घटने लगी। वजह? भ्रष्टाचार रैम्पेंट हो गया था, अनियंत्रित रूप से हर तरफ फैल गया था। ओहो। गलियां जो थीं वो लालची मंत्रियों के सॉर्डिड यानी घिनौने सौदों से भरी थी। आम आदमी की जिंदगी मुश्किल हो गई थी। राज्य जैसे शांति और उम्मीद से बेरेफ्ट हो गया था। वंचित सा। दुख की बात है यार। राजा बेचारा अपनी ही दुनिया में मस्त था। उसे पता ही नहीं था कि प्रजा कितनी दुखी है। एक दिन क्या हुआ, बाजार में एक गरीब किसान को एक मोटे सरकारी अफसर ने बुरी तरह बिरेट किया, फटकार लगाई। हाँ, क्योंकि वो बढ़ा हुआ टैक्स नहीं दे पाया था बेचारा। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। अफसर के सिपाही ने उसे जोर से शव भी किया, धक्का मार के गिरा दिया। अरे! किसान गिर गया। उसके हाथ में जो छोड़े से फल थे, उनके राइंड,
छिलके सब बिखर गए। लेकिन वो किसान देखने में कमजोर था, पर अंदर से रेजिलिएंट था, हार मानने वालों में से नहीं था। अच्छा। उसने सोचा, यार ये चुपचाप जुल्म सहना तो फौली है, मूर्खता है। हाँ। उसने हिम्मत की और अपने जैसे परेशान लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। क्या बात है। उन्हीं लोगों में एक जवान डांसर भी थी। उसका शरीर बहुत सप्पल था, लचीला, और उसके डांस में जादू था। उसने अपने डांस को विरोध का तरीका बनाया। कैसे? वो नाचते हुए फलों के बिखरे हुए राइन्स, छिलकों का इस्तेमाल करती थी, ये दिखाने के लिए कि कैसे अमीर लोग गरीबों का हक छीन रहे हैं, उन्हें बस छिलके ही दे रहे हैं। उसकी कला लोगों के दिल तक पहुंच गई। वाह। भ्रष्ट मंत्री पहले तो हंसे, सोचा ये क्या बच्चों का खेल है, पर उन्होंने लोगों की रिजिलिएंट भावना को कम समझा था। धीरे धीरे पूरे राज्य में बदलाव की हवा चली। किसान और डांसर के पीछे लोग महल की तरफ चल पड़े। अच्छा। राजा ने भीड़ देखी तो चौंक गया। उसे अपनी फौली, अपनी मूर्खता का एहसास हुआ कि उसने आंखें बंद रखी थीं। उसने फौरन उन सॉर्डेड मंत्रियों को हटाया और सब ठीक करना शुरू किया। बढ़िया। देखते ही देखते राज्य की वेन होती खुशियां फिर लौट आईं। जो राज्य उम्मीदों से बरैफ्ट लगता था, वो फिर से खिलखिला उठा। तो कहानी ये सिखाती है कि मुश्किल वक्त में भी जब उम्मीदें वेन कर रही हों, तो रेजिलियंस यानी जुझारूपन बदलाव ला सकता है। और हाँ, कभी-कभी फलों के राइंड जैसी छोटी चीजें भी बड़ा संदेश दे सकती हैं। सही बात है। और हाँ, कहानी में एक जगह जब मंत्री ने किसान का मजाक उड़ाया था ना कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी अकल तो घास चरने गई है, तो किसान ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। क्या कहा? उसने कहा, साहब, घास तो आप जैसे लोग चर रहे हैं, हम तो बस अपनी रोटी बचा रहे हैं। सुनकर सब हंस पड़े थे। हा, सही जवाब। और आखिर में उस डांसर ने सबको हिम्मत देते हुए कहा था, रिजिलिएंट बनो, मुश्किलों से भागो मत, याद रखो हर ढलते सूरज के बाद सुबह जरूर आती है, हर वेन के बाद नया राइज आता है। वाह, क्या जबरदस्त कहानी थी। सारे शब्द वेन, रैम्पेंट, सॉर्डेड, बिरेफ्ट, बिरेट, शव, राइंड, रिजिलिएंट, फॉली, सपल, सब कितने अच्छे से इस्तेमाल हुए। और वो किसान का जवाब और डांसर की बात, कमाल। हाँ, कहानी से शब्द याद रहते हैं और थोड़ा मजाक और मोटिवेशन भी जरूरी है। वैसे एक छोटा सा चुटकुला भी है इन शब्दों पर। अरे वाह, सुनाओ सुनाओ। तो टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, Why didn't you finish the race? तुमने दौड़ पूरी क्यों नहीं की? हाँ। तो स्टूडेंट बोला, मैम, my energy started to wane and my competitor gave me a shove. It was sheer folly to even participate being so suppleless and resilientless. क्या बहाना है। मेरी एनर्जी वेन होने लगी, किसी ने शव कर दिया। भागना तो फॉली थी क्योंकि मैं सपलेस और रिजिलिएंटलेस हूँ। सारे शब्द इस्तेमाल, कमाल। बिल्कुल। तो चलो एक बार फटाफट आज के 10 शब्दों को दोहरा लें। हाँ जरूर। तो आज हमने सीखे वेन, घटना, बिरेट, डांटना, रिंड, छिलका, रेजिलिएंट, मुश्किल से उबरने वाला, सपल, लचीला, हाँ, फिर फॉली, मूर्खता, शव, जोर से धक्का देना, बिरेफ्ट, वंचित होना, सॉर्डेड, गंदा या नीच, और रैम्पेंट, अनियंत्रित रूप से फैलना। बिल्कुल। 10 के 10। बहुत बढ़िया। और अब हमारे सुनने वालों के लिए एक छोटा सा सवाल। हाँ। आज सीखे गए शब्दों में से कौन सा शब्द उन्हें सबसे दिलचस्प लगा और क्यों? या फिर वो रेजिलिएंट शब्द का इस्तेमाल अपनी जिंदगी के किस अनुभव के लिए कर सकते हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है। सोचिएगा जरूर और इन शब्दों को यूज करने की कोशिश भी कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। हाँ। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वोकैब भैया के और एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जल्द मिलेंगे नए शब्दों के साथ।